जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आज का हमारा टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक होगा आज का हमारा। बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जो है ना दो चरों वाले रैखिक समीकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण को यहां पर समझ लेते हैं आज मेरे साथ, तो आपको यहां से क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, और ये मेरा वादा है। दूसरा ये है कि हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आप चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दीजिए, है ना, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में तो यहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं भाई। तो देखते हैं हम कि भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है। रैखिक समीकरण, है ना, ये हमारा जो है चैप्टर है, और इसमें सर एक और वर्ड लगने वाला है युग्म, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्या है भाई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा जो है हमारे पास है। हमें समझना होगा कि भाई इसका मतलब क्या है। देखो, 2x जमा में 4y बराबर 6 है, एक समीकरण है। बिल्कुल है सर। यहाँ पे दो चर हैं, x और y क्या है, यहाँ पे चर है। क्या है? चर है। बात समझ में आ रही है? क्या बोला उसने? दो चरों वाले रेखिक। रेखिक का मतलब क्या होता है कि पावर जो है ना वो 1 होनी चाहिए। चर की जो पावर है, रेखिक कब बोलेंगे? रेखिक। रेखिक मीन्स पावर 1, घात 1। किसकी घात? चर की। चर की घात जो है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब हम उसको रेखिक बोलेंगे। उसके बाद युग्म का मतलब होता है पेयर जोड़ा। तो ये तो एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन और लिख लीजिए, 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू 8। तो ये भी क्या है? एक जो है ना इक्वेशन है, समीकरण है। किसकी? दो चरों की, रेखीय समीकरण। अब युग्म बन गया। यस सर, क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ हैं तो भाई एक पेयर बन गया, युग्म बन गया। क्योंकि यहां पर x और y क्या है? हमारे चर हैं। x और y क्या है? चर हैं। और ये x का कॉफिशिएंट है, गुणांक है। ये क्या है? y का गुणांक है। इस समीकरण में x का गुणांक क्या है? x का गुणांक, है ना, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। x का गुणांक कितना है? 3 है। y का गुणांक कितना होगा भाई? y का गुणांक, सर y का गुणांक यहाँ पे कितना है? माइनस में 4 है। कितना है? माइनस में 4। और जो अचर है, अचर, वो यहाँ पे कितना होगा? -8। क्यों होगा -8? क्योंकि जो हमारी सामान्य इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना मानक समीकरण, इसको बोलते हैं हम मानक समीकरण, है ना, समीकरण। तो फिर जर्नल इक्वेशन ये होती है। ये हमारी जो है ना समीकरणों का, रेखीय समीकरणों का क्या है? युग्म है। एक्चुअली में हमें इस युग्म को सॉल्व करना है। अब देखो, एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि ये जो है एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के, इस समीकरण के कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने इसके रूट्स होंगे। तो इस समीकरण के कितने रूट्स होते हैं, कितने हल होते हैं, क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पर कैसे, ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसके जो है हमने देखा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट हल होंगे इसके। अब इनफाइनाइट कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ x की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू मिलती जाएगी। और अगर हम थोड़ा सा और सोचें तो यहां से हम जानते हैं कि भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या है?
एक रेखीय समीकरण है, दो चरों की एक क्या है, रेखीय समीकरण है, दो चरों की रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण ये है ये। और हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि ये जो है एक रेखा की क्या है, समीकरण है, क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। रेखा की ये जब समीकरण है, दो चरों की रेखीय समीकरण है ना, एक रेखा जो होती है वो जो है अनलिमिटेड इनफाइनाइट पॉइंट्स का क्या होती है, सॉल्यूशन होती है, इनफाइनाइट पॉइंट्स को कलेक्ट करती है, वही बनती है एक रेखा। ईच जो पॉइंट होगा, प्रत्येक बिंदु इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, हल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रेखीय समीकरण के जो है अनंत जो है हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। बट जब हम बात रेखीय समीकरण के युग्म की करते हैं तो अब यहाँ पे ये एक रेखा है, ये अनोदर रेखा है, मतलब ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। अब जब हमारे पास दो लाइन है, ध्यान से समझिए, हमारे पास क्या है, दो लाइन है। मान लीजिए ये दो जो मार्कर्स हैं, ये दो लाइंस हैं। जब दो लाइंस हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, इन दोनों में क्या क्या कनेक्शन हम बना सकते हैं। देखो, हो सकता है ये दोनों दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो सकता है, और दूसरी केस क्या बन सकता है कि ये दूसरे एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो भाई, एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब समानांतर हो। एक हो सकता है कि ये एक दूसरे के ऊपर हो, मीन्स ये क्या हो, संपाती हो। क्या हो भाई, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हो, तो ये क्या होंगी, संपाती लाइंस होंगी। तो सर अब यहां पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि भाई लाइंस जो है, रेखा जो है वो संपाती है या फिर जो है पैरेलल है, समानांतर है, या फिर जो है हमारे पास इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग को क्या बोलते हैं भाई, जो एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है। क्या करती है भैया, कट करती है। बात समझ में आती है ना, यस सर। तो अब हमें वही पढ़ना है, वही समझना है कि भाई ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों दोनों अभी मैंने आपको बताया कि तीन सिचुएशंस हो सकती है कि या तो ये L1 और L2 दो लाइन से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, तो इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोल देंगे, या फिर क्या हो सकता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, इनके बीच की कांस्टेंट डिस्टेंस हो L2। और थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड केस बन सकता है कि एक दूसरे के ऊपर हो, मींस ये लाइंस जो है संपाती हो, L1 L2 जो है एक दूसरे के ऊपर लाया कर रही हो। तो ये तीन केसेस हमारे पास बनते हैं जब हम मानक समीकरण युग्म की बात करते हैं या फिर दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं। तो हमारे पास तीन केस बनते हैं, तीन सिचुएशन बनते हैं। इनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं ना, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, रेखाएं। और इसको बोलते हैं हम समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं, है ना। और इसको बोलते हैं हम क्या, समपाती रेखाएं। क्या भाई, समपाती रेखाएं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये क्या करती हैं, लाया करती हैं। अब हमारा जो यहाँ पे टॉपिक होगा वो ये होगा कि भाई हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कैसे पहचानेंगे कि अगर हमें दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म गिवन है कि भाई वो जो है प्रतिच्छेदी हैं या फिर जो है समानांतर हैं या फिर संपाती हैं। तो अब उस कंसेप्ट को हम समझते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, जो मैंने अभी तक लिखा है, जो समझाया है आपको, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। क्लियर है भाई। देखिए भाई, अब हमारे पास क्या है, अभी हमने ये जाना कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये क्या है, हमारा एक युग्म है, रेखिक समीकरणों का युग्म है। दो चरों वाले रेखिक समीकरणों का क्या है, युग्म है। मैंने कहा कि ये एक क्या है, एक रेखा है, ये अनोदर रेखा है। हमारे पास हम ये कहें दूसरी लैंग्वेज में कि भाई ये दोनों क्या है, लाइंस हैं।
मान लीजिए ये L1 है, ये क्या है, L2 है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीन केस बन सकते हैं। कौन कौन से? कि या तो ये लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, L1 और L2, ठीक है, या फिर ये पैरेलल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझो। L1 L2 पैरेलल हो, या फिर ये संपाती हो, मींस ओवरराइडिंग लाइंस हो। L1 और L2 एक दूसरे पर ही हो, इस टाइप से L1 L2। तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, देखो। फर्स्ट केस क्या होगा हमारा, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तब हम बोलेंगे कि जो हमारा युग्म है वो क्या है, लाइंस जो है, रेखाएं जो हैं, रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होंगी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोल दें। हाँ, प्रतिच्छेदी रेखाएं अच्छी रहेगा, बेस्ट रहेगा। रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये बन गया इस केस में। उसके बाद दूसरा केस क्या होगा भाई, लाइंस जो है क्या है, समांतर लाइंस हैं। तब क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, है ना, और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अच्छा, इस केस में जो है कितने हल होंगे वो देखना है आपको। तो आप बोलेंगे यूनिक हल होंगे, एक हल होगा, सिंगल हल होगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां हम बोल देंगे ए द्वितीय हल, है ना, यूनिक हल होगा, है ना। इसका क्या होगा भाई, एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। कब? जब हमारे पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, B1 अपॉन B2। सेकेंड केस में क्या है भाई, कि A1 अपॉन A2 हो इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो। तो क्या होगा, समांतर लाइंस होंगी। क्या होगा भाई, समांतर लाइंस, ओके, समांतर लाइंस होंगी, समांतर रेखाएं, रेखाएं, और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। किस केस की बात कर रहे हैं हम, सेकंड केस की। थर्ड केस है हमारे पास संपाती रेखाएं। कब? A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 बराबर हो C1 अपॉन C2 के। तो क्या बोलते हैं भाई, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं होंगी, रेखाएं, और क्या होगा, ए द्वितीय रूप से अनेक हल होंगे, है ना, अनेक हल, अनेक हल होंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। कितने होंगे भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कब? जब लाइन संपाती होंगी, मींस जो है ना, अद्वितीय रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे भाई, अनेक हल होंगे। बात समझ में आ गई ना, अनलिमिटेड हल होंगे। तो ये तीन कंडीशंस जो है, तीन केसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? कि भाई अगर हमारे पास एक ही हल होगा, क्या होगा भाई, एक ही हल होगा, तो लाइंस क्या होंगी हमारी, इंटरसेक्टिंग होंगी, मींस प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर हमारा जो है कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, लाइन से समानांतर होंगी। क्या होंगी भाई, लाइन से समानांतर होंगी। और हम क्या कह सकते हैं भाई, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब हमारी रेखाएं जो होगी वो संपाती होंगी, तो कितने होंगे, अनेक हल होंगे। हम यहाँ ये बोल सकते हैं भाई, एक ही हल को कोई अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय मैं बोल भी रहा था, अद्वितीय हल होगा। ये हम जो है ना याद रख लेंगे। बात समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया भाई, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो हम बोलेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा है और अद्वितीय हल होगा। अगर हमारे पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो कोई हल नहीं होगा, और लाइंस जो होंगी वो समानांतर होंगी। और अगर हमारे पास थर्ड केस बनता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो हम बोलते हैं कि भाई लाइंस जो है ना, रेखाएं जो है, वो हमारी कौन सी है, ओवरराइडिंग है, मीन संपाती है, संपाती रेखाएं हैं, और उनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये तो था हमारा इसमें जो है ना बिल्कुल बेसिक, जो हमें पढ़ना था, जो समझना था। उसके बाद क्वेश्चन राइज होता है कि भाई हम A1 अपॉन एक्स प्लस B1, A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा
a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके हम हल कैसे निकालें, इसके हल कैसे निकालेंगे? ये तो हमने जान लिया कि कितने हल होंगे, क्योंकि यहां से जाना ना कि भाई यहाँ पे ए द्वितीय रूप से एक हल होगा, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, यहाँ पे अनेक हल होंगे, ये बात तो हम समझ गए। अब प्रश्न ये है कि भाई इनके हल कैसे निकालेंगे, इनके हल कैसे निकालेंगे, मतलब मेथड्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा आज का जो है नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के मींस दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हम हल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा ग्राफीय विधि। कौन सी होती है भाई? ग्राफीय विधि। उसके बाद सेकंड कौन सा होता है हमारा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और थर्ड हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते हैं भाई? विलोपन विधि या फिर एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि या फिर इसको इंग्लिश वाले लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ जो हमारे पास था वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आज जो है अब हमें थर्ड चैप्टर में ग्राफीय विधि को पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि सेकंड, उसके बाद हमारे पास क्या होगा भाई? विलोपन विधि होगी। क्या होगी? विलोपन विधि। अच्छा एक बात बताएं कि अगर आपको भूला जाए कि x प्लस वाई बराबर 6 है, इसको ग्राफीय विधि से है ना, इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना, क्योंकि देखो 9th क्लास में हमने एक लाइन को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना सीखा कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है दो बिंदुओं की होती है कि वो कम से कम हमें ऐसे दो बिंदु मालूम होने चाहिए कि जिनसे वो लाइन पास कर रही है, गुजर रही है, तभी हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं कि एक लाइन है मेरे पास जो यहां से पास कर रही है, तो मैं बता सकता हूं कि वो लाइन कुछ ऐसे होगी। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा एक अनोदर लाइन है, बोला कि भाई एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो ऐसे तो हम बता देंगे कि भाई वो प्रतिच्छेदी है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया है, उसने कट कर दिया है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम ग्राफीय विधि से जो है हम सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम उन दोनों लाइंस को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ये ग्राफ बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर ये बनेगा। ये बनेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ये बनेगा तो कोई हल नहीं होगा, दोनों पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। और अगर ये कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है, तो हम बोल देंगे उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, अनेक हल होंगे। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके कितने हल होंगे? आपने कहा सर इसके तो अनलिमिटेड जो है अनेक हल होंगे। कैसे? कि भाई x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो y बराबर कितना आ गया? 6 आ गया सर। x इक्वल टू कितना पुट कर दो? y इक्वल टू कितना पुट कर दो? 0 कर दो सर, x इक्वल टू 6 आ गया सर। अब x इक्वल टू 2 पुट कर दो सर, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 6 - 2 4 आ गया सर। x इक्वल टू 4 पुट कर दो सर, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया सर। एंड सो ऑन, इस टाइप से आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, इसके जो है अनंत सॉल्यूशंस आप यहां से निकाल सकते हैं, अनंत हल। बात समझ में आ रही है? बट हमारा अनंत हल निकालना यहाँ का टॉपिक नहीं है आज का। हम यहां से ये समझेंगे कि इसको ग्राफ पेपर पर कैसे जो है रिप्रेजेंट किया जाए, एक्स वाई प्लेन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो सॉरी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अभी बोला कि कोई भी, ये एक लाइन क्या है? एक रेखा है, और रेखा को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो, तो हम इस लाइन के कम से कम 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे। ज्यादा तो कितने भी हो, बट हमारा काम जब 2 से चल रहा है तो हम 2 ही निकाल लेंगे। और उन 2 पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे भाई? एक्स वाई प्लेन पर क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे और उस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली एक और लाइन गिवन होगी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब ग्राफीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हम हल कैसे निकालें, ये हमारा टॉपिक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उन दोनों
इक्वेशंस को, उन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके दो दो सॉल्यूशंस निकालेंगे और फिर उसको क्या है ग्राफ पेपर पर हम लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं, आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यहां पे जो है ना एक क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। आगे का रहना देते हैं, अभी हमें जो है ग्राफ खींचना है। किस किस का, एक तो इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है, समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने बताया कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम दो सॉल्यूशंस जो है, दो हल ईच इक्वेशन के निकालने हैं। सॉरी, दोनों इक्वेशंस के हमें दो दो हल निकालने हैं, ये हमने सीखा है ना। बिल्कुल। तो कैसे निकालेंगे भाई, आपकी चॉइस है, आप यहां पे कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी सरकार है। आप यहां पे x इक्वल टू 0 रखेंगे समीकरण एक में, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 माइनस वाई प्लस 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। कब, जब यहां पे आपने x इक्वल टू 0 रखा, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1। अब क्या करें, आप y इक्वल टू 0 रख दें तो x इक्वल टू कितना आएगा -1। बात समझ में आ गई। हमें दो सॉल्यूशन चाहिए, दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं। कि मान लीजिए a क्या बन गया, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं कि a बन गया 0,1 और b यहां से क्या बन गया, क्या बन गया भाई, b बन गया -1,0। तो ये मेरे पास दो सॉल्यूशंस मिल गए समीकरण 1 के लिए। समझ आया क्या भाई। अब 2 को सॉल्व करते हैं यहां पे सर, ये मेरी समीकरण 2 है, हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा सर, देखो y इक्वल टू मिलने वाला है 2, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। हम यहां लिखते हैं कि x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू 0 समीकरण 2 में रखने पर अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहां लिखा, क्या कि भाई 3 इंटू 0 प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये 0 इंटू 3 0, तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना बन गया 2 6 12 6। इसका मतलब सी पॉइंट जो मिल गया वो 0,6 मिल गया। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर ना। उसके बाद क्या करें हम, अब x y इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्या कर दो, y इक्वल टू 0 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखो क्या मिलेगा भाई, ध्यान से समझिएगा। यहां पे y इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस में 12 बराबर 0, 3x बराबर 12, क्योंकि ये तो 0 बन गया, x बराबर 4, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि d जो पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा 4,0, क्योंकि पहले x की वैल्यू आती है वो जाता है। इतना समझ आ गया आपको, यस या नो। क्या किया है, कुछ नहीं किया सर, समीकरण एक में एक बार x इक्वल टू 0 रखा है और एक बार y इक्वल टू 0 रखा है, दो सॉल्यूशंस मिलके, इसको मैंने a बोल दिया, इसको b बोल दिया। अब जो समीकरण 2 है उसमें भी सेम हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, मतलब एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक y की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास c और d दो पॉइंट मिल चुके हैं। इतना समझ आता है, ओके। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो भाई हमारे पास हमने ड्रॉ कर लिया कि x o x डैश y o y डैश, ये एक मान लेते हैं हम ग्राफ पेपर है और इस पर हमने x और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब देखिए हमारे पास जो है a पॉइंट क्या है, बिंदु a को निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। a क्या है 0,1, तो भाई 0 कौन 0 है, x 0 कहां पर होता है y एक्सिस पर, तो 0,1 तो ये पॉइंट बन गया सर a, ये वाला। बात समझ में आती है। b क्या है -1,0, इट मींस ये जो b पॉइंट है क्या -1,0, ये। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं भाई, स्केल और पेंसिल की हेल्प से दोनों को ज्वाइन कर दिया। मतलब हमारा जो फोकस था वो था ये लाइन जो है रिप्रेजेंट करना x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका नाम भी लिख दिया हमने। उसके बाद देखो हमें c पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, c क्या है हमारा 0,6,
0,6 भाई वाई एक्सिस पे जो है x क्या होता है 0, तो ये सी पॉइंट है। अब डी को रिप्रेजेंट करना है, डी क्या है हमारा 4,0, ध्यान से देखिएगा 4,0 ये है डी पॉइंट, ये डी पॉइंट है। अब दोनों को बहुत अच्छे से है ना स्केल और पेंसिल की हेल्प से मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ बिल्कुल सर। तो भाई कर देते हैं ये ऐसे, ये लाइन आ गई बिल्कुल ना। मान लीजिए कि ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट होगी है ना, नहीं है तब भी आपको मानना होगा। ओके, हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं ना। अब यहां से देखो ये कौन सी लाइन है, इसका नाम लिख देते हैं, ये है 3x प्लस में 2y माइनस में 12 बराबर 0। अब यहां से देखो ये कौन से पॉइंट्स आ गए भाई, यहां से ये 2 आ गया, यहां से 3 आ गया, तो ये 2,3 एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं, बट हम जो है यहाँ जो है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा 2,3। तो ये तो सॉल्यूशंस हो गया। अभी तो हमें एक्स एक्स, तो ये तो था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स एक्स और इन रेखाओं से बना त्रिभुज, एक्स एक्स ये है बेटा, तो ये क्या था हमारा पॉइंट, ये बी है, क्या है बी, और एक ये है ई बोल दिया मैंने, और ये क्या था मेरा डी पॉइंट है। तो इसको हमें क्या करना है, निरूपित करना है, इसके जो है हमें त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बी क्या बन गया हमारा, बी -1,0, ई क्या है हमारा, ई 2,3, एंड डी, डी क्या है हमारा 4,0। इसको जो है छायांकित भी कर दीजिए, ऐसे जो है इसको शेड भी कर दीजिए। ये आपका ट्राइंगल बन रहा था एक्स एक्सिस और इन लाइंस के बीच का। बात समझ में आती है ना? यस या ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। तो उम्मीद है एक ही क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम ग्राफिकल विधि से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, या फिर हम बात करें कि इसकी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हम जो है कैसे सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल आसान है, बस आप ये एल्गोरिथम अपने माइंड में बैठा लीजिए कि भाई हर एक इक्वेशन का, दो इक्वेशन है, दो समीकरण है, दोनों के अलग दो दो सॉल्यूशंस निकाल लो, दोनों के अलग दो हल निकाल लीजिए, उनको जो है ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट कर दो ग्राफ पेपर पर, और वहां से आपको आसानी से हल मिल जाएंगे। क्लियर है ना? तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है भाई सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी, मींस संगत और असंगत। अब संगत का मतलब क्या है, ऐसा समीकरण युग्म जिसका कम से कम एक हल हो। संगत से क्या समझते हैं भाई हम, ऐसा समीकरण युग्म जिसका कम से कम एक हल हो, एक हल हो। इसका मतलब असंगत रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यहां से क्वेश्चन आता है भाई 1 मार्क्स में एमसीक्यू में। तो हमारे पास समीकरण युग्म क्या है सर, समीकरण युग्म जो है हमारे पास वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। सर ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल यही तो हमारे पास समीकरण युग्म है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म ये है। अब हम कब बोले कि ये संगत है, संगत बोलने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम एक हल हो, एक हो एक से ज्यादा हो कोई बात नहीं, बट एक तो होना चाहिए। इसका मतलब दो सिचुएशंस में, दो कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल जाए, तब भी हम बोलेंगे कि वो संगत होगा। सेकंड क्या कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिल जाए, तब भी हम बोलेंगे कि वो क्या होगा, संगत होगा। और असंगत कब बोलेंगे कि सर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो, बट नॉट इक्वल टू क्या हो, c1/c2, तब हम बोलेंगे कि वो समीकरणिक युग्म जो है वो क्या है, असंगत है, मतलब कोई हल नहीं है।
ये बात तो समझ आ गई होगी, क्योंकि यहां से एमसीक्यू में भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लियर है ना? ओके, तो अब यहां से आपने क्या समझा कि भाई ए द्वितीय हल हो, द्वितीय हल मतलब एक हल हो, या फिर अनंत हल हो, अनेक हल हो, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, संगत है। तो संगत और असंगत आपको क्लियर हो गया होगा, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैं इसको इरेज करता हूं और क्वेश्चन लिखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। देखिए भाई, हमारे पास गिवन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो संगत की बात जब कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, संगत की, तो क्या होगा सर कि या तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, या फिर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। किसकी बात कर रहे हैं, जब संगत की बात कर रहे हैं। और असंगत के लिए क्या होगा सर, अभी हमने लिखा ना, असंगत के लिए कि सर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन है तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, असंगत है। अब यहां से देखो, हम जब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो A1 क्या है हमारा 3, B1 कितना है हमारा 2, C1 कितना है सर -5, क्योंकि जब इसको यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। सिमिलरली जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे इक्वल टू 0, तो यहां से हमने देखा कि A2 कितना है आपका 2 है, और सर B2 कितना है -3, C2 कितना है सर -7। तो देखते हैं सर कि A1 3/2 है ना, इक्वल टू 2/-3, क्या ये इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इसका मतलब क्या है, संगत। तो ये क्या बन गया हमारा, संगत बन गया। देखो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो बहुत आसान है, अगर आप ये जानते हैं तो इजीली आप संगत और असंगत बता देंगे, है ना। अब सेकंड पार्ट में क्या है भाई, सेकंड में यहाँ A1 कितना है आपका 2, B1 A1 B1 कितना है -3, और भाई C1 कितना है -8। सिमिलरली यहां से A2 कितना है आपका 4 हो गया, और B2 कितना हो गया -6, C2 कितना हो गया -9। रख लीजिए 2/4 है ना, इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू -8/-9। दो दूनी 4, तीन दूनी 6, माइनस माइनस, तो ये तो इक्वल है, नॉट इक्वल। कौन सा आ गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन कब होती है, जब सिस्टम जो है असंगत होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत। तो ये देखिए समीकरण युग्म क्या हो गया, असंगत हो गया। सिमिलरली हमारे पास थर्ड पार्ट है, क्या है भाई 4/3। A1 कितना है हमारा 4/3 है, B1 कितना है 2 है, C1 कितना है -8। सिमिलरली A2 कितना है 2 है A2, और B2 कितना है 3 है, और C2 कितना है -12। तो भाई A1/A2 हम करते हैं, इसका मतलब 4/3/2 इक्वल टू 2/3, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू -8/-12। देख लेते हैं क्या हो रहा है सर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 इंटू 1/2, इसको सॉल्व किया, इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया भाई 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हो गया, संगत हो गया। क्या हो गया भाई, संगत हो गया। तो ये क्लियर है ना, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस या नो, ओके। देखते हैं नेक्स्ट, दोनों विधियों को हमें समझना होगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो देखते हैं भाई प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ये हमारी जो है ना सेकंड विधि है, क्योंकि इससे पहले हमने एक क्या ग्राफीय
मेथड समझा था, ग्राफीय विधि हमने समझी थी कि भाई कैसे हम ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से जो है जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हम हल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन है, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आपको सॉल्व करना है, आपको हल करना है किससे? प्रतिस्थापन विधि से। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या है भाई? x और y की वैल्यू आपको यहां से कैलकुलेट करनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि आपको किसी एक वेरिएबल x की या y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से आप निकालिए और उसको अनदर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं x बराबर 4 जमा y, क्योंकि यहां ये नेगेटिव था, पेनल्टी लगेगी, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हमारी जो है ना x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हमें मिल चुका है। क्या करेंगे हम? समीकरण एक में x बराबर 4 जमा वाई रखने पर तो क्या होगा भाई? x की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस वाई, प्लस में y इज इक्वल टू 14। क्या किया है? ध्यान से देखिए, हमने सेकंड इक्वेशन से, आप यहां से फर्स्ट से भी निकाल सकते थे, आपकी चॉइस है। आप किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालें या फिर y की वैल्यू निकालें। मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली, वो कितना बन गई? सॉरी, 4 प्लस वाई कितना बन गई? 4 प्लस वाई। अब इस x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई को आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना होगा, पहली समीकरण में आपको पुट करेंगे। तो क्या लिखा मैंने? समीकरण एक में x बराबर 4 जमा वाई रखने पर, तो x की जगह क्या रख दिया मैंने? 4 जमा वाई प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 14। तो y प्लस वाई कितना होता है? 2y बराबर कितना हो गया? 14 माइनस में 4 कितना हो गया भाई? 2y बराबर 14 माइनस 4 कितना होता है? 10। तो y बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमें हमें जो है x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? सिंस हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है? 4 जमा वाई, तो क्या होगा? x बराबर 4 प्लस 5, तो x बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। बात समझ में आती है? समझ आ गई भाई? बिल्कुल सिंपल, समझ आनी चाहिए। प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन विधि के अंदर हमें करना क्या है? गिवन जो इक्वेशंस होंगी दो, उनमें से किसी एक इक्वेशन से आप या तो x की वैल्यू निकाल लें या फिर y की वैल्यू निकाल लें। जिस इक्वेशन से निकाल रहे हैं उसमें पुट नहीं करना, उससे दूसरी वाली इक्वेशन में उस x या y की वैल्यू को रख दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है ना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन लेंगे हम यहां से, इसको मैं इरेज कर देता हूं। हमारे पास एक पर्सन है, एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करो। हमारे पास एक जो है ना भाई, एक आयतकार बाग है, मान लीजिए इस टाइप से। अब इसकी लंबाई को मैं x मीटर अज्यूम कर लेता हूं, इसकी चौड़ाई को क्या कर लिया मैंने? y मीटर। माना कि, मैं यहां लिख भी देता हूं, माना कि बाग की लंबाई, सर लंबाई कितनी अज्यूम कर ली मैंने? x मीटर। एंड बाग की चौड़ाई जो है वो बेटा मैंने y मीटर अज्यूम कर ली है। बात समझ में आ रही है? अब मैं लिखता हूं यहां पे पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है पर्सन के अनुसार? एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी है? x। वो चौड़ाई से, y से कितना अधिक है? 4। एक तो इक्वेशन ये बन गई। बात समझ में आ गई? क्या बोला उसने? एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई, लंबाई कितनी अज्यूम कर ली हमने? x मीटर। चौड़ाई से, लंबाई x है, चौड़ाई कितना है? y अज्यूम करिए, माना है हमने y है, y से कितना है? 4 मीटर अधिक है। ओके, का अर्ध परिमाप। अब ध्यान से देखिए, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप किसका? आयत का। अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। कितना है भाई? 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना होगा? आधा परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है आयत का परिमाप। ओके सर, ये बन गया हमारे पास 36 मीटर। 2 से 2 कैंसिल, मीन्स लंबाई कितनी हमारी? x प्लस चौड़ाई कितनी है? y, इक्वल टू 36 मीटर। इक्वेशन 2 बन गई। क्या करते हैं भाई? सर x इक्वल टू
y प्लस 4 समीकरण 2 में रख दीजिए, अभी तो प्रतिस्थापन विधि की है। क्या करेंगे भाई, y x बराबर y प्लस 4 समीकरण 2 में रखने पर अब देखो भाई क्या मिलेगा, 2 क्या है दिस, तो x की वैल्यू कितनी है भाई, y प्लस 4 प्लस y बराबर कितना है 36, y प्लस y 2y इक्वल टू 36 माइनस 4 कितना हो गया 32, 2y बराबर 32, तो y बराबर 32/2 कितना आ गया 16, तो y कितना आ गया 16 मीटर, चौड़ाई आ गई 16 मीटर। तो देयरफॉर लंबाई कितनी होगी x समीकरण 1 से तो भाई लंबाई x बराबर हो जाएगी 4 प्लस में 16, तो कितना हो गया x बराबर 16 मीटर। तो लंबाई आपकी 16 मीटर है और चौड़ाई कितना है, कितना आया चौड़ाई 16 मीटर, और 4 प्लस 16 कितना होता है सर, अरे 20 होता है सर, कितना होता है 20 मीटर, क्लियर है ना। तो 4 प्लस 16 20 मीटर, और भाई y कितना आया 16 मीटर, y क्या था हमारा यहाँ पे चौड़ाई, और x क्या है लंबाई, क्लियर है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या फिर सॉल्व कीजिए। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सर। प्रतिस्थापन विधि के अंदर हमें करना क्या है, हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक यहां पर चर की वैल्यू निकाल के उसको किसी एक अनदर इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो हमारे पास ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर दे रखा है s माइनस टी बराबर 3 है। अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं समीकरण 1। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। अब दूसरी क्या है कि s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता है, एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2s प्लस में 2 3 जा 6, तो 3t बराबर 6। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2s प्लस में 3t बराबर 36। ये समीकरण 2 बन गई हमारी, क्लियर है भाई। अच्छा सर, अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण 1 से लिख सकते हैं हम s की वैल्यू। अब क्या लिखेंगे हम, पुट s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर सर क्या मिलेगा, देखो क्या मिलता है, क्योंकि s की वैल्यू निकाली ना हमने समीकरण 1 से निकाली है, तो किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। तो 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी प्लस में 3t बराबर 36, 2 तिया 6, 2 इंटू टी 2t प्लस में 3t बराबर 36। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2t प्लस 3t 5t बराबर 36 माइनस 6, 36 माइनस 6 तो 5t बराबर 30, t बराबर आ गया 30/5, 5 छिंगा 30, t बराबर 6 आ गया भाई, क्या आ गया t बराबर 6। तो देयरफॉर हमारे पास था क्या, हमारे पास था s बराबर क्या है 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर कितना आ गया 9 आ गया। यही तो हमें चाहिए था कि भाई s और t की वैल्यू चाहिए थी, s 9 आ गया, t कितना आ गया 6 आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसको इरेज करने के बाद। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसका बी पार्ट जो है वो है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1/1.3 और 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो भाई पॉइंट हटाने के लिए यहां क्या कर दिया हमने, tan कर दिया, यहां भी पॉइंट हटाने के लिए tan कर देंगे, और यहां पर भी पॉइंट हटाने के लिए tan कर देंगे। tan से सारा कैंसिल हो जाएगा, tan। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर 13। इसको इक्वेशन 1 बना दिया। सिमिलरली भाई ऐसे इसको लिख सकते हैं 4/10x प्लस 5/10x बराबर 23/10। तो 10 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 4x प्लस 5y, और यहां पे y आएगा सर, y
इक्वल टू 23। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। 4x बराबर 23 माइनस में 5y, x बराबर 23 माइनस 5y अपॉन में 4। इसको मैंने समीकरण 2 बोल दिया। बात समझ में आ गई? तो x बराबर 23 माइनस में 5y बटे 4 समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा भैया? देखो एक क्या है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 23 माइनस में 5y डिवाइडेड बाय 4 माइनस प्लस में 3y बराबर 13, 2 दूनी 4। अब कितना होगा सर? अब यहां से एलसीएम ले लिया अपन ने, यहां से 2 एलसीएम आ गया बेटा। तो 23 माइनस में 5y प्लस 2 तिया 6y बराबर 13। अब 6y माइनस 23 प्लस में 6y माइनस 5y y इज इक्वल टू 13 दूनी 26, आर पार की गुना कर ली। तो y बराबर कितना हो गया 26 माइनस 23, y बराबर आ गया 3। कितना आ गया सर? y बराबर 3 आ गया। अब क्या चाहिए? x। तो समीकरण 2 से क्या है हमारे पास? समीकरण 2 से x बराबर 23 माइनस में 5y, y कितना है 3 डिवाइडेड बाय कितना है 4, कितना है 4। तो x बराबर 5 या 15, 23 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4, 8 बटे 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। हमें x और y की वैल्यूज ही चाहिए थी। x बराबर 2 मिला और y बराबर कितना मिल गया? हमें 3 मिल गया। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी पार्ट है भाई। यहां पे क्या कह रहा है कि अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 है। इक्वेशन 1 बना दिया हमने। और अंडर रूट 3x माइनस में अंडर रूट 8y बराबर 0 है। तो इसको हमने क्या बोल दिया यहां पे? इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अब इक्वेशन 2 से क्या निकाल सकते हैं? अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 8y, क्योंकि पेनल्टी लग के इधर ये प्लस हो जाएगा। x बराबर आ गया अंडर रूट 8 अपॉन में अंडर रूट 3y। क्या करेंगे? x बराबर अंडर रूट 8 अपॉन में अंडर रूट 3y समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं सर, रखने पर अंडर रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे तो कितना है? अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y प्लस रूट 3y बराबर 0। भाई रूट 8 इंटू रूट 2 कितना होता है? अंडर रूट 16 अपॉन रूट 3y प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं सर? यहां से y कॉमन, y इंटू अंडर रूट 16 होता है 4 अपॉन रूट 3 प्लस में रूट 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। क्योंकि भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, या तो दोनों 0 या एक 0 है। अब ये तो 0 हो नहीं सकती। जब ये 0 नहीं हो सकती तो ये 0 होगा। अब y की वैल्यू मिल चुकी है तो समीकरण यहां से देखो, यहां से x, हमारे पास x क्या है? x बराबर है अंडर रूट 8 अपॉन में अंडर रूट 3y। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन रूट 3 इंटू वाई की वैल्यू 0। तो x भी कितना मिल गया? 0 मिल गया। x 0 मिला और y 0 मिला। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है हरियाणा बोर्ड के अंदर कि भाई रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। हमें करना क्या है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि किसी एक समीकरण से हम x की या फिर y की वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरी में पुट कर देंगे। ये आप अपने माइंड में एल्गोरिथम बना लीजिए, स्कीमा बना लीजिए। ओके, हमने यहां से x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू को हमने समीकरण 1 में पुट कर दिया। x इक्वल टू दिस, ये रखने पर हमें मिल गया y इक्वल टू 0।
तो x बराबर v क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस में 3y बराबर 11, समीकरण 1 बोल दिया। 2x माइनस में 4y बराबर -24 है। हो हल कीजिए। अब हल करने के लिए यहां पे नहीं बोला गया कौन सी विधि हम अप्लाई करेंगे, बट अभी तो हमने प्रतिस्थापन पढ़ा है, तो प्रतिस्थापन से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 4y माइनस में 24, क्योंकि ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। और यहां से x बराबर हम लिख सकते हैं 4y माइनस में 24/2। अगर 2 से भाग कर दे बेटा तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 माइनस में 12, तो इसको हम समीकरण 2 बोल सकते हैं। क्या करें अब यहां पे कि भाई x बराबर 2y माइनस में 12 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। रखने पर क्या है, समीकरण 1 दिस है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2y माइनस में 12 प्लस में 3y बराबर 11 हो गया भाई। 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4y माइनस प्लस माइनस 2, 12 दूनी 24 प्लस में 3y बराबर 11। तो क्या लिख सकते हैं सर इसको लिखा जा सकता है 4y प्लस 3y 7y बराबर 11 प्लस 24, 11 प्लस 24 तो 7y बराबर 35, y बराबर 5। 7 पंजा कितना होता है, 35 होता है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा भाई, x बराबर, ये 2 है ना समीकरण, x बराबर 2 इंटू 5 माइनस में 12, x बराबर 10 माइनस 12 माइनस 2। ये हमें x मिल गया, ये y मिल गया। बट क्वेश्चन अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ। आगे क्या बोल रहा है, ये तो हल हुआ है। इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमें गिवन है सिंस y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, तो ये बन गया 2 बराबर -2m, तो m बराबर -1। अब क्वेश्चन जो है कंप्लीट सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, हाँ ये दिखाई भी दे रहा है ना, ओके। तो ये बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो वह संख्याएं ज्ञात करो। तो भाई मान लेते, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो गई, y हो गई। पर्सन के अनुसार क्या दे रखा है, दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 बना दिया। दो संख्याओं का अंतर 26 है। मैंने बोला कि भाई मान लिया कि माना पहली संख्या जो है x है, दूसरी संख्या y है, पर्सन के अनुसार उनका अंतर कितना हो गया 26। फिर क्या बोला, दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x जो है वो दूसरी संख्या कौन है, y की 3 गुनी है। समीकरण 2 बन गया। क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 से, या फिर समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, तो रख लेते हैं सर, 3y माइनस y बराबर 26, तो 2y बराबर 26, y बराबर कितना आ गया 13, 13 दूनी कितना होता है 26 होता है। तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा भाई, x बराबर 3 गुना 13, 13 तिया 39, तो हमारी एक संख्या 39 थी, दूसरी क्या थी 13 थी। समझ आ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
ये पर्सन नंबर 5 जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एचबीएससी 2024 में भी इसको पूछा गया है। क्या कह रहा है दो, और सीबीएसई में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दो संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री है, कौन से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई सारा खेल संपूरक कोण का है। संपूरक कोण कौन से होता है? ऐसे दो कोण जिनका सब जो है योग जो है 180 डिग्री होता है। तो माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण जो है, संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो x डिग्री है, और छोटा कोण जो है, छोटा कोण हमने अज्यूम कर लिया y डिग्री है। बड़ा छोटा उन्होंने मेंशन कर रखा है, इसलिए हमने बड़ा छोटा लिया है। अब क्या करेंगे, पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार क्या होगा भैया, क्योंकि हमें दे रखा है कि ये दोनों जो है ना संपूरक कोण है। क्या है? संपूरक कोण। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर क्या बोला है कि बड़ा कोण, बड़ा कोण कौन है? x। x जो है वो छोटे कोण से, छोटा कोण कौन है? y, उससे कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। इसको समीकरण 2 बना दो। तो क्या करेंगे भाई, समीकरण, समीकरण 1 वे 2 से, 1 या 2 से क्या मिलेगा? x की वैल्यू y प्लस 18 है, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री हो गया। y प्लस y 2y बराबर 180 माइनस में 18 डिग्री, तो ये बन गया 162 डिग्री, और 2y बराबर 162, तो y बराबर 162 बटे 2, 2 8 16, 2 1 2, तो y बराबर आ गया 81 डिग्री। हमें चाहिए x, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिल गया शरीर? x मिल गया। क्या मिल गया भैया? x। x क्या है? y प्लस में 18, x बराबर y कितना आया? 81 प्लस 18, और 81 प्लस 18 कितना होता है सर? 99 डिग्री। तो हमारी दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं, x बराबर 81 डिग्री, सॉरी 99 डिग्री, एंड y बराबर 81 डिग्री। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, प्रश्न नंबर 6 हमारे पास, यदि किसी भिन्न के अंश में हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें भिन्न चाहिए, और भिन्न के लिए हमें भिन्न होती क्या है? अंश बटे हर। क्या होती है भाई? अंश बटे हर। तो मान लेते हैं हम, माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश जो है वो x है, एंड भिन्न का हर जो है वो y है। देयरफॉर भिन्न कितनी बन गई हमारे पास? भिन्न बन चुकी है x अपॉन में y। ये जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई भिन्न ज्ञात करो, तो आपको ये मानना ही होगा कि भाई अंश जो है उसका x है, और हर क्या है? y है, और भिन्न जो है x अपॉन y है। अब क्या करेंगे, पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार या पर्सनानुसार, पर्सन के अनुसार क्या होगा? वो क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश x है और हर y है, y में 2 जोड़ दे तो कितना हो जाता है? 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर पार की गुना कर दीजिए। 11 इंटू एक्स 11x प्लस में 11 दूनी 22 बराबर 9 इंटू वाई 9y प्लस में 9 दूनी 18। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस में 22, क्योंकि 22 उधर शिफ्ट होगा, तो 11x इज इक्वल टू 9y, 18 माइनस 12 कितना होता है? -4, तो x बराबर 9y माइनस 4 अपॉन में 11। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने। बात क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर। अब क्या बोला है उसने दूसरी कंडीशन के लिए? वो कहता है कि यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश x है उसमें 3 जोड़ दिया, हर y है उसमें 3 जोड़ दिया, तो ये 5/6 बन जाती है। अगेन क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6x प्लस में 6 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15, तो कितना हो गया भाई? 6x यहां से
इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस में, या फिर हाँ 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3 इक्वेशन 2। बात समझ में आ गई भाई। समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा सर, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 6 इंटू 9y माइनस में 4 बटे में 11 माइनस में 5y बराबर माइनस 3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 11, तो 11 से 11 कैंसिल, 6 नहीं में 54y माइनस 6 चौका 24 माइनस में 11 पंजा 55y बराबर माइनस 3। तो 54 माइनस 55 माइनस y माइनस 24 बराबर 11 तिया 33 माइनस 3, तो माइनस में y इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, तो माइनस में y बराबर माइनस 9, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 9 आ गया। y कितना आ गया सर 9 आ गया। उसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर x। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें, x बराबर कितना है 9y, y की वैल्यू 9 माइनस में 4 अपॉन 11, तो x बराबर 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो x बराबर 77 बटे 11, 11 7 77, तो x बराबर 7 हो गया। देयरफॉर भिन्न कितनी होगी हमारी, भिन्न हो गई अंश बटा हर, x अपॉन y, x कितना है 7, y कितना 9, तो 7 अपॉन 9 जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गई ना, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, 4 और 5 मार्क्स में इसको पूछ लेते हैं, है ना। ओके, प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेते हैं कि उनकी वर्तमान आयु जो है ना, माना जैकब की वर्तमान आयु हमने अज्यूम कर लिया x वर्ष है, और उसके जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हमने अज्यूम कर लिया कि वो y वर्ष है। कितनी है भाई, y वर्ष। क्लियर है। पर्सन के अनुसार अब देखो क्या बोला है उसने, 5 वर्ष बाद, आज x है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो गई, x प्लस 5, उसके पुत्र की y है तो उसकी होगी y प्लस 5। क्या बोला है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अगर इक्वल करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, उसने कहा 5 वर्ष बाद, आज जैकब x साल का है, 5 साल बाद कितने का हो गया, x प्लस 5, उसका बेटा जो है वो y का है तो y प्लस 5, वो जो है ना जेकब जो है वो 3 गुना हो गया, इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 पंजा 15, तो x बराबर 3y प्लस 15 माइनस में 5, क्योंकि ये इधर शिफ्ट होगा पेनल्टी लग के माइनस, तो x बराबर 3y प्लस 10 इक्वेशन 1, समीकरण 1। क्या बोला है उसने, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, तो आज जैकब x का है तो 5 साल पहले x माइनस वाई का, उसका बेटा आज y का है तो 5 साल पहले y माइनस 5। दोनों में रिलेशनशिप क्या थी कि जेकब जो है वो अपने पुत्र का 7 गुना था। इसका मतलब x माइनस वाई, वो x माइनस 5 इजकल टू 7y माइनस 35। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई कि दिस कैन बी रिटर्न एज x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस में 35 प्लस में 5, x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, माइनस 30। ये इक्वेशन 2 बन गया। समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि एक हम ऑलरेडी बना चुके हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा सर हमें, x की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस में 30, तो 3y माइनस 7y कितना हो गया भाई, माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस में 40, क्योंकि इधर जाएगा माइनस 10 और माइनस 30 माइनस 40, y बराबर 10। तो y उसके बेटे की आयु आ गई 10 वर्ष,
अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जैकब की आयु। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कितना होगा सर, x बराबर 3 × 10 + 10, 10 या 30 + 10 कितनी होगी 40 वर्ष। तो भाई जेकब की जो आयु है वो 40 वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 2-3 टाइम्स जो है पूछा गया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।